नमस्कार, मैं प्रीति कौर से आज की प्रमुख हलचल। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 के मुख्य समारोह का आयोजन कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 9 बजे से आयोजित होगा। गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत ढंग से पूर्ण उत्साह एवं गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री खान छत्रसाल स्टेडियम में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके उपरांत राष्ट्र गायन में मध्य प्रदेश गान का गायन किया जाएगा। मुख्य अतिथि 9:10 पर पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण करेंगे। वे 9:15 पर समृद्धि के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारों को नील गगन में छोड़ेंगे। कलेक्टर 9:25 पर मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करेंगे। 9:30 बजे जिला पुलिस बल, होमगार्ड आदि मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी देंगे। प्रातः 9:45 पर विभिन्न विभागों द्वारा विकास पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य अतिथि द्वारा विजयी प्रतिभागियों तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 10:30 बजे पुरस्कार वितरण किया जाएगा। अजय सिंह राहुल भैया की प्रेरणा एवं जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के मार्गदर्शन में सीधी की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एडवोकेट रंजना मिश्रा द्वारा विगत 15 जनवरी बघवार से सीधी तक चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के प्रथम चरण का समापन सीधी पहुंचकर किया गया। बघवार से चलकर सीधी पहुंची पदयात्रा का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह ने स्वागत किया। जिसके बाद पदयात्रा सीधी शहर में भ्रमण करते हुए अस्पताल चौराहा में पहुंची। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके पदयात्रियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पदयात्री शहर के कलेक्ट्रेट के सामने स्थित वेदिका भवन परिसर में पहुंचे, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में पदयात्रा के प्रथम चरण का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने यात्रा के दौरान अपने अनुभवों और या जनता के द्वारा बताई गई समस्याओं को साझा किया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया और कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता की समस्याओं को दूर कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने पदयात्रा की अगुवाई कर रहे एडवोकेट रंजना मिश्रा से पदयात्रा के उद्देश्यों और जनता से मिली उन्हें समस्याओं की जानकारी और पार्टी द्वारा किस तरह का सहयोग उन्हें प्राप्त हुआ है, इस पर सवाल उठाए, जिनके उन्होंने जवाब दिए और कहा कि इस कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम में भीड़ नहीं आई है। 15 तारीख से पदयात्रा पर हैं। पदयात्रा का उद्देश्य क्या था और पदयात्रा के दौरान आप लोगों से मिलकर क्या बातें कर रही थी? मेरा जो ये जन जागरण अभियान के तहत मैंने ये पदयात्रा शुरू की थी। जैसे आप देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। लोगों के पास बहुत से गरीबों तक वो लाभ पहुंचे ही नहीं है जिसका शासन दावा करती है। तो इन सारे मुद्दों की सच्चाई की खोज पे ये पदयात्रा थी कि आखिर ये जो सरकार दावा कर रही है वो सही है या गलत है। तो जैसा कि जब मैं गाँव-गाँव जा रही थी तो लोगों की जो समस्याएँ निकल के सामने आ रही थी वो बेहद ही दुखद थी। यहाँ तो लोग बहुत परेशान हैं। ये जो 15 दिन की यात्रा थी, किस तरह की कमियां निकल के आई? क्या आवेदन भी आपको मिले हैं? क्या प्रशासन से भी इस संबंध में आप कुछ बात करेंगे? जी हाँ, हमें बहुत सारे आवेदन मिले हैं जिसके लिए हमने ज्ञापन तैयार किया है और प्रशासन को हम ज्ञापन देंगे। जो सबसे बड़ी समस्या सामने निकल के आ गई वो खाद्यान्न, बिजली, पानी। यहाँ पोल लगे हुए हैं, लोगों के यहाँ कनेक्शन नहीं है, फिर भी बिजली के बिल आ रहे हैं। जिसको सरकार ने कहा था कि हमने बिजली का बिल माफ़ कर दिया, उसको भी डबल चार्ज करके लोगों से ले रहे हैं। सड़क की समस्या है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की महिलाओं के पास समस्या है, वो अपने घर का खर्च नहीं चला पा रही हैं। तो इस तरह बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। इस पदयात्रा के दौरान आपको कांग्रेस पार्टी का कैसा सहयोग मिला, क्या समर्थन था? आज चूंकि हमको यहाँ पे कुछ संख्या कम दिख रही है, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, अब संख्या यहाँ सबका हौसला। मैं तो जहाँ से बघवार से हमने यात्रा शुरू की तो गांव-गांव, ब्लॉक हमें गांव के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ से जो वहाँ के लोकल वर्कर हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, हमें उनका बहुत सहयोग मिला। और यहाँ पे जो है तो वो हमारे साथ ज़्यादातर पदयात्री ही शामिल हुए हैं। और क्योंकि इस समय कोरोना का काल है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि परमिशन नहीं थी, इस वजह से हमने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इकट्ठा नहीं किया। समापन कार्यक्रम के बाद कांग्रेस जनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को पदयात्रा के दौरान मिली जनता की समस्या और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कार्यक्रम को विराम दिया। सीधी जिले में दिनों दिन अब कोरोना की बीमारी तेजी से अपने पैर पसारने लगी है। विगत कुछ दिनों में ही सीधी जिले में लगभग 300 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजय गुप्ता से बात की और उनसे पूछा कि जिले के इतनी ज्यादा संख्या में मिल रहे मरीजों
को उनके घरों में क्यों रखा जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश हैं कि जहां पर लोगों के पास अलग रहने की सुविधा है वहां उन्हें इलाज में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही टीम इंडिया न्यूज ने कोरोना को लेकर सीएमएचओ से कई सवाल किए, जिसके उन्होंने जवाब दिए। सर, सीधी जिले में वर्तमान समय में कितने कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं? अभी आज 38 केस आए हैं पॉजिटिव केस। कल जो सैंपल भेजे गए थे रीवा में, उसमें अभी जो वहाँ से रिपोर्ट भेजा गया है जांच की, उसमें 38 केस पॉजिटिव पाए गए। लगभग 350 के केस जिले में हैं और सभी लगभग होम आइसोलेशन में हैं। सर, जनता ये सोचकर परेशान है कि कोरोना को लेकर जितना हाय तौबा मचाया जाता था और वर्तमान में सारे केसों को उनके घरों पे रखा गया, इसको लेकर क्या इसके पीछे लॉजिक है? उसमें शासन के निर्देश हैं कि जो पॉजिटिव केस हैं जिनके लक्षण नहीं हैं, अगर उनको घर में रहने की सुविधा है, अलग से सेपरेट रूम है, तो वो घर में रह सकते हैं। तो इस समय जो मरीज मिले हैं अपने को, वो सभी बिना लक्षण वाले हैं। अगर उनके लक्षण भी हैं तो हल्के फुल्के हैं और उनके घर में रहने की सुविधा है, तो इस कारण से उनको घर में रखा गया है। मतलब अभी जिले में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भयावह डरने वाली जैसी? नहीं, ऐसे कोई स्थिति नहीं। ओमिक्रॉन के केसेस भी क्या यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है? अभी ऐसा तो नहीं है कोई केस। कुछ भी नहीं। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि प्रतिदिन अपने 40-50, कभी 83, कभी 50, कभी 30, कभी 38 इस तरह से केस पर डे मिल रहे हैं, तो घर से बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलें, और यदि निकलें तो मास्क लगा के निकलें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। बहुत ही ज़रूरी हो तो सोशल डिस्टेंस, कम से कम 2 मीटर की दूरी एक दूसरे के बीच में फासला होना चाहिए। और सैनिटाइज़र, हाथ धोने होने के लिए साबुन से, या कि सैनिटाइज़र जो आता है उससे हाथ धोएं, क्योंकि जो मरीज इन्फेक्टेड रहता है तो उसके जो छींक ऊक से जो कीटाणु आते हैं तो हाथ वगैरह में पड़ते हैं, तो हाथ को धोएं। तो ये 3 चीज़ें सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। और जिन लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगा है, वो कोविड वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगा है तो लोग, उनका सेकंड डोज ड्यू हो गया हो तो सेकंड डोज लगवाएं। फ्रंट लाइन वर्कर्स और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको प्रिकॉशन डोज लग रही है, सेकंड डोज के 9 महीने के बाद प्रिकॉशन डोज लग रही है। तो सभी जिनका एलिजिबल हो गए हैं सभी कोई लगवाएं। मेरे विचार से अपने भारत में, अपने प्रदेश में जो कोविड का वैक्सीनेशन हुआ है, कोविड का वैक्सीन जो लगवाए हैं, उसी के कारण से ये जो लक्षण जो है नहीं मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन लक्षण ज़्यादा नहीं है। उसी का फ़ायदा है वैक्सीनेशन का। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वैक्सीन जरूर लगवाएं जो लोग नहीं लगवाएं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विगत 3 माह में शिकायतों के निराकरण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, हमें इसमें लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अभियान चलाकर 20 फरवरी 2022 तक जनवरी 2022 में प्राप्त शिकायतों को निराकृत किया जाए। संतुष्टिपूर्वक निराकरण का प्रतिशत 90 से अधिक हो। 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का समाधान में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतें तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत किया जाए। कलेक्टर ने आगामी 1 सप्ताह में 300 से अधिक लंबित शिकायतों को निरंक करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिखान ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सिखान ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समय सीमा में दर्ज प्रकरणों, निर्देशों, शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जाए। बैठक में समस्त उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, समयबद्ध तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी धीराज सिंह गारवाल की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्दीवानी में सोमवार को अधिकारियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आवंटित ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रथम रैंडोमाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सहमति व्यक्त करने उपरांत 57 भीमताल विधानसभा के 153 मतदेय स्थलों के लिए 219 बैलेट यूनिट, 219 कंट्रोल यूनिट तथा 228 वीवीपैट, 58 नैनीताल विधानसभा के 164 मतदेय स्थलों के लिए 212 बैलेट यूनिट तथा 212 कंट्रोल यूनिट के साथ ही 249 वीवीपैट, 59 हल्दीवानी विधानसभा के 183 मतदेय स्थलों के लिए 210 बैलेट यूनिट, 210 कंट्रोल यूनिट के साथ ही 258 वीवीपैट,
60 कालागुड़ी विधानसभा 218 मतदेय स्थलों के लिए 250 बैलेट यूनिट, 250 कंट्रोल यूनिट, 310 वीवीपैट के अलावा 61 रामनगर विधानसभा के 139 मतदेय स्थलों के लिए 173 बैलेट यूनिट, 173 कंट्रोल यूनिट तथा 214 वीवीपैट का प्रथम चरण का रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ। इस प्रकार जनपद के 1008 मतदेय स्थलों के लिए 1236 बैलेट यूनिटों में से 228 बैलेट यूनिट आरक्षित रखे गए और 1236 कंट्रोल यूनिट के सापेक्ष 228 कंट्रोल यूनिट आरक्षित रखे गए हैं, जबकि 1469 वीवीपैट के सापेक्ष 451 वीवीपैट आरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। ईवीएम वीवीपैट प्रथम रैंडमाइजेशन में से जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गारवाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश तिवारी, नोडल अधिकारी अंके शर्मा, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के हरीशचंद्र सिनोली, समाजवादी पार्टी के सोएब अहमद, भाजपा के संजय दुमका, कांग्रेस के सनातन सिंह, आम आदमी पार्टी के जितेंद्र कुमार तथा उत्तराखंड क्रांति दल के रवि वाल्मीकि उपस्थित रहे। हिमानी रौतेला ने बताया है कि सरोवर नगरी नैनीताल में कल से बर्फबारी जारी है, जिसके चलते शहर की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक गई। नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमालय दर्शन चीन पीक सरोवर में बर्फबारी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद नैनीताल में ठंड भी काफी इजाफा हुआ है। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। यूपी में प्रचार के लिए फिट नहीं एमपी के नेता, कांग्रेस को कमलनाथ की विजय से ज्यादा कन्हैया पर भरोसा। एमपी के 3 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मां का उदाहरण देकर बोले प्रधानमंत्री, एमपी की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि विद्वान बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस की गाइडलाइन परेड में एनएसएस स्काउट गाइड व सौर शामिल नहीं होंगे, जिला मुख्यालयों पर ही होगी परेड। और शिवराज ने सागर में चौपाल पर आदिवासी महिलाओं के साथ भजन गुनगुनाए, बोले आनंद की बारिश। और अब से राष्ट्रीय हलचल। सपा की पहली लिस्ट में जेल में बंद आजम खान और नाहिद हसन को टिकट स्वामी प्रसाद के बेटी का नाम नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से शिवसेना ने 25 साल बर्बाद किए। जिनकी पत्नी भाग जाती है उसे मोदी कहते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पटोले का फिर आपत्तिजनक बयान, कहा गुंडे को गुंडे ही दिखेंगे। और फिर ताइवान की सीमा में घुसा चीन, 39 चीनी फाइटर जेट ने भरी उड़ान, जवाब में ताइवान ने मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात किए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvmedia.com। सीधी पर मिलती के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।